जय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? आवाज़ वगैरह प्रॉपर क्लियर आ रही मेरी सभी को? एक बार आप मुझे बता दें कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही प्रॉपर क्लियर है? चलो भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही, क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है? और तो शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज की। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, ठीक है? जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो रेडी हो जाइए। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करें, और जो बच्चे नोट डाउन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पीडीएफ तो अवेलेबल कराऊंगा ही, साथ ही साथ हम स्क्रीन पीपीटी भी आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है बाबा? तो जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो नहीं लिखना चाहते हैं वो जैसा कंफर्ट उन्हें लगे आपको, आप कर सकते हैं अपने अनुसार। मेरा काम है आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराना कि जिसमें आप कंफर्ट रहें, आप उसको कर सकते हैं, ठीक? हाँ, जैसा आप लोग को लगे। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान। तो थोड़ा सा मैं आपको संविधान के बारे में बता देता हूँ कि संविधान आखिर क्या है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या आखिर। देखिए, प्रश्न निकल कर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है, संविधान आखिर क्या है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो नियमों, कानूनों और परंपराओं का एक ऐसा संकलन है जो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संचालित होता है। जैसे दोस्तों, हमारा एक ऐसा संविधान है, कैसा संविधान है? ऐसा एक संविधान है, ये संविधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। क्या कर सके? हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। और यही शासन व्यवस्था दोस्तों क्या होगी? यही शासन व्यवस्था हमारे देश के दिशा निर्देश की भांति कार्य करेगी। तो हम कह सकते हैं संविधान क्या है? संविधान कानूनों और नियमों का समुच्चय है। कानूनों का और नियमों का क्या है? संकलन है। क्या है दोस्तों? संकलन है, ठीक है? जैसे दोस्तों मान के चलिए, आपके घर में, जैसे आपका घर होगा, उस घर में आप लोग रहते होंगे, उस घर में आपके माता और पिता ने दोस्तों क्या किया होगा? एक नियम बना के रखा होगा कि सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, कैसे रहना है। किचन में माता जी ने नियम बनाया होगा कि बिना स्नान ध्यान करके किचन में प्रवेश नहीं करना है। ऐसा कुछ नियम होगा ना, आपके घर में भी होगा। रात में 10 बजे के बाद घर के अंदर, घर से बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है, बहुत शांतिपूर्ण और बहुत सौहार्दता से जीवन यापन करना है। कुछ ऐसा ही आपके माता पिता ने घर के कुछ नियम बनाए होंगे दोस्तों, क्योंकि घर जो है उस घर में कुछ लोग रहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों ये संपूर्ण भारत में, इस भारत के लोगों के मध्य, इन भारत के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए और इस तरीके से भारत में इस संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक दोस्तों संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया? ये संविधान बनाया गया। ये ओरिजिनल इसी तरीके से दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरीके से बनाया गया है। अब प्रश्न निकल कर आता है दोस्तों कि जो संविधान है, ये संविधान आखिर बना कैसे? ये संविधान आखिर बना कैसे? तो दोस्तों इस संविधान को बनाया है कुछ ऐसे लोगों ने मिलकर। आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर बैठ करके हमारे देश के बहुत स्वर्णिम संविधान को बनाया है। और दोस्तों संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो आइए दोस्तों इस विकास यात्रा को चर्चा करते हैं कि संविधान आखिर बना कैसे, क्या कारण था कि हमारा देश संविधान निर्माण की यात्रा तक पहुंच गया। यस एंड नो? तो यस। तो आप मुझे ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, और आज की क्लास से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या होने वाला है, ठीक है? तो आप मुझे फोकस करके सुनेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप मुझे धैर्य और फोकस से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। सीखने ही तो आए हैं, ठीक है? तो बहुत कीमती समय दोस्तों, 1 घंटे हमारे पास। क्लियर? तो चले दोस्तों प्रारंभ करें। कैसे बना दोस्तों हमारा संविधान? संविधान कैसे बना? तो आप मुझे सुने, केवल जैसे आप मूवी देखने जा रहे हैं ना, बस वैसे सुनते चलें। आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस मुझे सुनते हुए चलना है। आइए, क्लियर? दोस्तों आइए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के उन स्वर्णिम अक्षरों से लेकर चलता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा हूं। तो रीजन ये है कि इतिहास भी एक मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है। तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन
जो सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके साथ साथ इतिहास में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। तो संविधान निर्माण कैसे हुआ उसके पहले हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। अच्छा, इतिहास क्यों जानना है दोस्तों? इतिहास में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है नेपोलियन। कभी ना कभी आपने जीवन में सुना होगा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कहता है कि अगर मुझे किसी देश का इतिहास पता चल जाए, अगर मुझे किसी देश का इतिहास पता करना है तो सबसे पहले मुझे उस देश का भूगोल जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? मुझे उस देश का भूगोल जानना पड़ेगा। और नेपोलियन कहता है, नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना होगा, नेपोलियन कहता है कि अगर मुझे किसी देश का भूगोल पता चल जाए तो मैं उस देश का इतिहास बदल दूंगा। समझ रहे हो? तो ये इंटरलिंक है दोस्तों, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेपोलियन स्वयं स्टेटमेंट देता है कि अगर मुझे किसी देश का भूगोल पता चल जाए तो मैं उस देश का इतिहास बदल दूंगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर मुझे किसी देश की भौगोलिक स्थितियां पता चल जाएं तो ऑटोमेटिक दोस्तों मैं उस देश के इतिहास की समीक्षाएं बदल दूंगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, तालमेल बना के रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों संविधान कैसे बना। दोस्तों भारत को प्राचीन समय से ही, जो भारत है ना दोस्तों, भारत को प्राचीन समय से, प्राचीन काल से ही भारत को, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। क्या कहते थे दोस्तों? सोने की चिड़िया। भारत को प्राचीन समय से ही या प्राचीन शासन काल से ही कहा गया है कि भारत में या राजा महाराजा इतने सोना चांदी। यहां तक कि दोस्तों हमारे भारत में कौन आया? हमारे भारत में मैं दो चीजें इंटरप्ट करना चाहता हूं आपको बीच में। एक तो पहला, आवाज बढ़ा लीजिए। अरे भैया मेरी पूरी आवाज है, हैं? दूसरा, आवाज नहीं आ रही है। क्या हरकतें कर रहे हो यार? सिंसियर हो जाओ थोड़ा बहुत तो। अब शुरुआत करूं? ये तो मैं कमेंट टोटल ऑफ करा दूं। एक ही तरीका हो सकता है, या तो क्या है, दो तीन ये नमूनों के चक्कर में ना पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। ये नमूने हर क्लास में आते हैं ऐसे, ये हर क्लास में है, ये हर बैचेस का ऐसा ही नियम है कि दो तीन नमूने ना हर क्लास में है। आवाज नहीं आ रही, अरे बड़ी पूरी दुनिया को आवाज आ रही है। हाँ, पूरी क्लियर आवाज है। साउंड लगा लो डीजे, फिर सुनो मेरी आवाज को। पता नहीं क्या चल रहा है, सीखना है नहीं, कुछ चीज समझा रहा हूं, समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा। नहीं पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस उड़ जाएगा। हाँ ध्यान रखना, सुन लो यहाँ पर। तो भारत दोस्तों प्राचीन समय से ही क्या था? सोने की चिड़िया था। मतलब भारत में पहले ही प्राचीन समय से ही खजाना, राजा, सोना चांदी, हम सोना चांदी भारत में प्राचीन समय से ही रहा। यहां तक कि दोस्तों आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है, वास्को डिगामा, सुना होगा? थोड़ा सा बता देता हूं, वास्को डिगामा। जब भारत में वास्को डिगामा आता है, वास्को डिगामा भारत में एक पुर्तगाली व्यक्ति रहता है। क्या रहता है? पुर्तगाली व्यक्ति रहता है। और जो भारत में आता है 1498, भारत में 3 बार आता है, पता है आपको? हाँ, तो 1498 में जब भारत में वास्को डिगामा आता है तो भारत में कहीं ना कहीं दोस्तों ये भारत के राजा महाराजा को देखकर दंग रह जाता है। ये भारत के लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। पता है क्यों? ये इसलिए आश्चर्यचकित हो जाता है, ये देखता है कि यार जो भारतीय है ना, ये कपड़े बहुत कम पहनते हैं, ये कपड़े फटे नॉर्मल से ऐसे पहने रहते हैं, पर दोस्तों ये भोजन सोने चांदी के बर्तनों में करते हैं। मतलब इतना इनके पास पैसा है, इतना धन संपदा है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार भारतीय कैसी चीज है कि इनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, पर ये भोजन कांसे के बर्तन में कर रहे हैं, चांदी के बर्तनों में कर रहे हैं। मतलब इतना आश्चर्यचकित होता है वास्को डिगामा। तो दोस्तों अब समझिए, भारत में कौन आते हैं? भारत में अंग्रेज आते हैं। आते हैं अंग्रेज? जी सर आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज भारत में क्यों आते हैं? सर अंग्रेज भारत में आते हैं व्यापार करने। क्या करने आते हैं? व्यापार करने आते हैं। ठीक है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आपको इतिहास वाले सर ने पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने आते हैं। क्या करने आते हैं? भारत में व्यापार करने आते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य करने आते हैं। जब भारत में अंग्रेज व्यापार करने आते हैं तो देखते हैं कि क्यों ना भारत में व्यापार तो करें ही करें, इसके साथ साथ हम भारत में शासन भी करने लग जाएं। क्या करने लग जाएं? भारत में शासन भी करने लग जाएं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में सबसे पहले कौन आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। कौन आती है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है कि नहीं आती? पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में कि सर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है। क्या करने आती है? व्यापार करने आती है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है तो धीरे धीरे ये व्यापार करते करते भारत के राजा महाराजाओं को भी क्या करने लग जाती है? राजाओं महाराजाओं के साथ युद्ध करने लग जाती है। तो व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीतिक व्यवस्था को क्या करती है? प्रभावित करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? प्रभावित करने लग जाती है। कौन? अंग्रेज। अच्छा, जब दोस्तों भारत में अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने देखा कि यार ये जो बंगाल है ना, बंगाल, ये बंगाल बड़ा समृद्ध है यार, क्यों ना अगर हम इस बंगाल में कब्जा कर लें
तो इस बंगाल से जो पैसा प्राप्त होता है उस पैसे से हम अपना इस संपूर्ण कंपनी का पूरा खर्चा चला लेंगे। क्या चला लेंगे? खर्चा चला लेंगे। तो अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया? बंगाल को जीतने के लिए युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो आप लोगों ने पढ़ा 1757 प्लासी, पढ़ा होगा ना इतिहास में कि प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में किसका युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और दोस्तों जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित किया। किसको पराजित कर दिया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। यहां तक तो ठीक था कि आपने बंगाल को पराजित कर दिया, परंतु दोस्तों अंग्रेज एक ही व्यक्ति से डरते थे पूरे भारत में, केवल एक ही व्यक्ति से। पता है कौन? मुगलों से। वो मुगलों से बहुत डरते थे। उनको लगता था कि मुगलों से कभी उनका सामना ना हो। अब ये बताओ, आप सभी लोग अपने पिताजी की इज्जत करते हो कि नहीं करते? करते हो। मतलब पिताजी अगर पहले कमरे में बैठे हैं तो आप दूसरे कमरे में चले जाओगे, हैं? दूसरे कमरे बैठे हो तो तीसरे कमरे में चले जाओगे, चौथे कमरे में चले जाओगे, क्योंकि आप पिताजी से डरते हो, पिताजी का सम्मान करते हो। अंग्रेजों से, जो अंग्रेज हैं वो किससे डर रहे हैं? मुगल से डर रहे हैं, क्योंकि मुगल भारत में बहुत बड़ी शक्ति है। वो जानते हैं कि जो मुगल में अकबर था ये बहुत खतरनाक इंसान था, औरंगजेब तो खतरनाक लोग हैं, है ना, इतना कूटेंगे कि चड्डी गिली हो जाएगी हमारी। तो मुगलों से बहुत डरते हैं। और कहीं ना कहीं ये मुगल अंपायर से जब इतना डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुगलों से क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि सामना ना हो। यही चाहेंगे ना कि मुगलों से हमारा कभी सामना ना हो। परंतु दोस्तों ये मुगलों से इनका सामना हो जाता है, क्योंकि उस समय संपूर्ण शक्ति भारत में किसकी थी? संपूर्ण उत्तर भारत में शासन करके बैठा है औरंगजेब। और अंग्रेज भारत में व्यापार करने किसके शासनकाल में जाते हैं? अंग्रेज भारत में व्यापार करने आते हैं दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। वैसे आते तो है अकबर के शासनकाल में, पर जब तक अकबर पहुंचते हैं तो अकबर की चेचक से मृत्यु हो जाती है। और मिलता कौन है? तो मिलता है दोस्तों जहांगीर, जिसे आप शेखू बाबा कहते हैं। और वो क्या करते हैं? पहली बार अनुमति लेते हैं जहांगीर से व्यापार करने की। याद करिए, सूरत में फैक्ट्री डालते हैं तो फैक्ट्री वैक्ट्री डालने की परमिशन भी कौन देता है? जहांगीर देता है कि ठीक है भैया एक काम करो, व्यापार करना है, मैं आपको अनुमति देता हूं, व्यापार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब कि अगर आपको अपने घर में रहना है तो पिताजी से अनुमति लेना पड़ेगा। और अंग्रेज कभी अनुमति लेकर आए थे किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि सॉरी मुगलों से, क्योंकि मुगल कौन थे? मुगल शक्तिशाली थे। अब अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि उनका मुगलों के साथ क्या हो? युद्ध हो, है ना, क्या हो? मुगलों के साथ युद्ध हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोस्तों मुगलों के साथ युद्ध करने की क्या कर ली? डरते रह गए कि हम मुगलों के साथ अब युद्ध नहीं करेंगे। परंतु दोस्तों एक घटना हो गई जिसे हम कहते हैं आपके बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ। इतिहास में आपको सर पढ़ाएंगे बक्सर का युद्ध क्या है? 1764 में। दोस्तों जब अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर का युद्ध किया तो इस बक्सर के युद्ध के कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने मुगलों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों का जो डर था वो खत्म हो गया कि यार ये मुगल कौन सी खेत की मूली हैं, इतना अंग्रेजों ने मुगलों को पराजित कर दिया कि संपूर्ण मुगल साम्राज्य जो इतना बड़ा दिखता था वो इतना छोटा था, इतना न्यून था, इनकी सेना इतनी कमजोर थी, ये अंग्रेजों को समझ में आ गया। अब जिस दिन आपका घर में पिताजी के साथ, जैसे घर में पिताजी है और अगर आप पिताजी का आपके ऊपर से भय खत्म तो आप आवारा, फिर जो मन चाहेगा वो करोगे। वैसे ही दोस्तों अब अंग्रेज पहले मुगल से डरते थे, अब इन्होंने मुगल को ही पराजित कर दिया और मुगलों को पराजित करने के पश्चात मुगल के साथ संधि कर ली। 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली। क्या कर ली? 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली। और 1765 में जब इन्होंने इलाहाबाद की संधि करी दोस्तों, तो इलाहाबाद की संधि में मुगलों को क्या कह दिया कि सुनो दिल्ली बहुत रह लिया है, उठाओ बोरिया बिस्तर, चलो प्रयागराज, इलाहाबाद में रहोगे। तो इलाहाबाद को जो किला जो अकबर ने बनवाया था कभी अपने बेटे जहांगीर के लिए, मुगल बादशाह को बोल दिया एक काम करो तुम यहीं रहो, बहुत रह लिया तुमने, ठीक है। सोचो मतलब अंग्रेज अब मुगल बादशाह को कंट्रोल कर रहे हैं भारत में। घटना पर जोर करिएगा। 1757 प्लासी, 1757 प्लासी में अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बंगाल को जीता। 1764 में कहीं ना कहीं उन्होंने मुगलों को पराजित कर दिया और 1765 में उन्होंने मुगल बादशाह के साथ संधि कर ली और कह दिया कि भैया तुम कहां रहोगे? प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के किले में रहोगे। इतनी शक्ति खत्म कर दी, जो डर था वो पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखो ये 1757 प्लासी है और 1857 की क्रांति है। पढ़ते हो ना कि 1857 की क्रांति भारत की प्रथम आजादी के लिए की गई क्रांति थी। मतलब हमें 100 साल लग गए। कितने साल लग गए? 100 साल लग गए अंग्रेजों को जानने में। क्रांति तुम कब करते हो? जब तुमको लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है। और तुम्हें कब लगेगा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है? जब तुम्हें यह पता चलेगा कि सच में मेरे साथ गलत हो रहा है, तभी ना तुम विद्रोह करोगे।
है। हमारे बंगाल में 1757 में बंगाल के शासक को पराजित कर दिया, 1764 में बक्सर किया, 1765 में इलाहाबाद की संधि की, और भारत की संपूर्ण जितने भी राजा थे, चाहे मुगल, चाहे मराठा, चाहे आपके हैदर अली, चाहे टीपू सुल्तान, सबको पराजित किया, सबको निपटाया। तब हमें पता चला कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। कितने साल बाद? 100 साल बाद हमें पता चला। तो 100 साल बाद भारत में पहली 1857 की क्रांति देखने को मिली। और दोस्तों 100 साल बाद तो पता चला, और 100 साल हमें लग गए भारत को भगाने में, अंग्रेजों को, कि भैया तुम छोड़ दो, हमें छोड़ दो प्रभु, हमारी हालत में छोड़ दो, तुम भागो इतने से, हम नहीं चाह रहे तुम हमारे ऊपर शासन करो। कितने साल लग गए? लगभग अप्रॉक्स 90 से लेकर 100 साल। तो अंग्रेजों ने भारत में कितने साल तक शासन कर लिया? हम कह सकते हैं कि सर अंग्रेजों ने भारत में मोटा मोटा 200 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक? 200 सालों तक शासन किया। तो जब दोस्तों 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज भारत में क्या थे? शासन करते थे। संपूर्ण भारत को उन्होंने क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। अपने लोगों को बैठा रखे थे, शासन प्रशासन स्वयं चलाते थे। राजा महाराजा उनके कंट्रोल में रहा करते थे। जो भी राजा महाराजा उनकी बात नहीं सुनते थे, उनके साथ युद्ध करते थे, उनको पराजित करते थे, और अपनी सेना उनके यहाँ रख देते थे, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। तो 200 सालों तक भारत में एक संपूर्ण शासन व्यवस्था किसने संभाली? किसने संभाली भाई? अंग्रेजों ने संभाली। किसने संभाली? अंग्रेजों ने संभाली। जब दोस्तों भारत जो अंग्रेज हैं वो भारत को जब छोड़कर जा रहे हैं, तो जब वो छोड़कर जाएंगे तो भारतीयों को भारत सौंप के जाएंगे। अभी बताइए, अगर भारतीयों को बिना नियम कानून बनाए हुए सौंप के चले जाते तो ये भारत तो कभी भारत बन ही नहीं पाता। एक व्यक्ति बोला ना मैं ऐसा नहीं करूंगा, दूसरा व्यक्ति बोलेगा ना भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, तीसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं मुझे ऐसा नहीं मानना है? ऐसा ही ना होता है। आज आप बताइए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर ट्रैफिक का नियम बना है, नियम, संविधान क्या है? नियम है दोस्तों। अगर नियम बना है कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना है, और दोस्तों तुम गाड़ी बिना हेलमेट लगा के चला रहे हो और पुलिस वाले ने तुमको पकड़ लिया, तो आप पुलिस वाले से ये नहीं कह सकते कि तुम कौन हो मुझे पकड़ने वाले। कह सकते हो क्या? कहो, चल नहीं पाओगे पैरों में फिर, है ना? देह कुटाई चालू हो जाएगी, लट्ठे लट्ठे बरसाएगा पुलिस वाला। ऐसे ना होगा। कल आप टीटी बन जाओगे रेलवे में, बताइए, और आप बोलोगे भैया दो टिकट कहाँ है, तुमसे कोई व्यक्ति बोले नहीं भैया मैं तो ऐसे ही चढ़ूंगा, कूटोगे नहीं उसको, बुला के आरपीएफ वालों को कि भैया इसको ले जाओ, बहुत कानून दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। वो अलग बात है कि कोपचे में जाकर तुम कहोगे सेटलमेंट कर लेते हैं, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दोगे, नहीं ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऐसा मान लेते हैं। तो 200 सालों तक दोस्तों भारत में किसने शासन किया? अंग्रेजों ने शासन किया। अब हम बात करते हैं 1947 की। तो शॉर्ट में थोड़ा हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है कि कैसे घटनाएं चल रही हैं। देखो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो रहा है, क्या हो रहा है? भारत आजाद हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत आजाद हो रहा है। तो दोस्तों जब भारत से अंग्रेज जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? जब भारत से अंग्रेज जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? अंग्रेज जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भारतीयों को बोलेंगे कि एक काम करो, हम तो जा रहे हैं परंतु आप संविधान का निर्माण करो जिससे ये संपूर्ण भारत चल सके, ये संपूर्ण शासन व्यवस्था चल सके। तो दोस्तों भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, किसको? शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कोई ना कोई नियम या कानून होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नियम या कानून होने चाहिए। उन नियम एवं कानून के समुच्चय को ही संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे हैं तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करिए, ठीक है, आपको एक ऐसा संविधान बनाना चाहिए जो भारत में इस संपूर्ण देश की जनसंख्या पर एक साथ लागू किया जा सके, जो धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, वेशभूषा सबसे क्या हो? परे हो, जो किसी के साथ कोई भेदभाव ना करता हो, लोगों की समानता की बात करता हो। आप ऐसा संविधान बनाइए। तो क्या दोस्तों ये 1947 में ही बन गया? नहीं सर, जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तब से हम अंग्रेजों से कह रहे हैं कि हमें संविधान चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बाहरी हैं। क्या है दोस्तों? अंग्रेज बाहरी हैं, वो कुछ समय तक भारत में रहेंगे, एक न एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना था। तो जब भारत की ये बात समझ गए थे कि हम एक न एक दिन इनको भारत से बाहर कर ही देंगे, जो हम गुलाम बने हैं हम एक न एक दिन आजाद हो जाएंगे, तो क्यों ना आजादी की मांग के साथ साथ हम संविधान की भी मांग को बढ़ाते चलें। क्या मांग बढ़ाते चलें? संविधान की मांग को भी बढ़ाते चलें। जैसे आप लोग कहते हो ना कि पिताजी हमारा जैसे 12th पास आउट होगा
तो हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये तो आपकी पहली मांग है। और उसके साथ साथ हमें गाड़ी लेना है, बुलेट, बुलेट से जाएगा लड़का, बुलेट राजा बन करके, है ना। ऐसी दो मांगे आप लोग की साथ साथ चलती है। एक तो मांग आपको पता है कि पूरी हो ही जाना है, कौन सी, अच्छे कॉलेज वाली, पिताजी तो पढ़ाएंगे। तो आपको पता है कि एक दिन हम भारत से अंग्रेजों को बाहर तो कर ही देंगे, परंतु आपको यह भी पता है कि आने वाले समय में अगर हम पिताजी के साथ मांग रखेंगे तो हो सकता है कि बुलेट मिल ही जाए, है। बुलेट मांगे तो हो सकता है कि लूना तो मिल ही जाएगी, लूना पैडल वाली, कम से कम तो ये तो पॉसिबल है कि पिताजी दिलवा ही देंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश में आज़ादी की मांग बढ़ रही थी, किसकी मांग बढ़ रही थी, आज़ादी की मांग बढ़ रही थी, तो दोस्तों उसी तरह के धीरे धीरे हमारे देश में संविधान की भी मांग बढ़ रही थी। किसकी मांग बढ़ रही थी, हमारे देश की संविधान की भी मांग बढ़ रही थी। तो मतलब दोस्तों ये गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। जब भारत के लोग कह रहे हैं कि हमें आजाद करो, आजाद करो, तभी दोस्तों हमारे भारत के कुछ लोग आके बीच बोलते हैं कि नहीं, हमारे लिए संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश के संविधान की मांग कर सके, जो हमारा लिए संविधान बना सके। ये अंग्रेज तो कल छोड़ के हमको चले जाएंगे, हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे हमारे देश का संविधान बना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान निर्माण। तो यह है पॉलिटी का टॉपिक, संविधान निर्माण की यात्रा, संविधान निर्माण की यात्रा। तो दोस्तों जिस तरीके से आज आप रेलवे की तैयारी करने आ गए हैं, उससे पहले आपने पहली क्लास पढ़ी होगी, दूसरी क्लास पढ़ी होगी, तीसरी क्लास पढ़ी होगी, चौथी क्लास पढ़ी होगी, 10th पढ़ा होगा, 12th पढ़ा होगा, फिर ग्रेजुएशन किया होगा, ऐसे ही कुछ किया है ना आप लोगों ने, फिर आज आप यहां तक पहुंचे हैं। तो आपने डिग्रियां बहुत सारी ली हैं। उसी तरीके से दोस्तों संविधान ऐसे ही नहीं बन गया। जिस संविधान को आप देख रहे हैं, जिस संविधान को बाबा आप देख रहे हैं ना, बाबा साहब अंबेडकर के हाथ में लिया हुआ संविधान दिख रहा है, उस संविधान को बनाने में जो इतने सारे लोग दिख रहे हैं कि एक साथ यहां नहीं पहुंच गए, इसकी यात्रा बड़ी लंबी है। तो आज हम उसी यात्रा की बात करेंगे। जिस दिन आप अपनी सफलता की कहानियां बताओगे तो लोगों को बताओगे कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं यहाँ पढ़ा, मैं वहाँ पढ़ा, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने वैसे किया, फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया। तो कुछ एक दिन सब सफल हो गए, तो उसके पीछे की कुछ कहानियां होती है ना, जिन कहानियों को बताते समय आपकी आंखें कई बार नम भी हो जाएंगी। कुछ लोग हो सकता है मेरी इस क्लास को देख रहे हो तो ऐसी जगह बैठकर देख रहे हो जहां इंटरनेट की आवश्यकता ना हो, इंटरनेट ना हो, दूसरे से वाईफाई से लेकर कनेक्ट किया हो। कोई हो सकता है कि अपने घर में छप्पर वाले घर में बैठ के पढ़ रहा हो। संघर्ष है दोस्तों, जिस दिन आप ये संघर्ष करते हो, जब सफलता मिलती तभी तो आप चमकते हो। हीरा जितना तपता है उतना ही तो चमकता है दोस्तों। तो आप सभी लोग तो हीरे हैं। तो संविधान दोस्तों जब बना तो संविधान की यात्रा बहुत लंबी रही ना, कि संविधान कैसे बना, इसके पीछे की यात्रा क्या है। अब थोड़ा मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, क्या कह रहे हो आप लोग। ठीक ठीक ठीक, मतलब वही फालतू वाले आप लोग के कमेंट चल रहे हैं ना। चलिए कोई, मुझे लगा कुछ आवश्यक भी चल रहे होंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगर आप नोट करना चाहें तो अब यहां से आप नोट करेंगे मेरे साथ, है ना। जिसको भी अपने नोट्स बनाने, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं तो यहां से नोट्स बनाएंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा। पर फर्क इतना है कि जो हैंड रिटन नोट्स है बेटा, वो थोड़ा सा बहुत हाई लेवल के बने हुए हैं, है ना, वो थोड़ा सा पीसीएस लेवल के हैं। मतलब आप कहोगे सर इतना डिटेल में कौन पढ़ेगा। तो हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, हैंड नोट्स मेरे पास, हैंड रिटन नोट्स भी पूरे पॉलिटी के बने रखे हैं, पर वो क्या बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में। आपको रेलवे में इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो आप कोशिश करना पीडीएफ से ही चीजों को करने के लिए। हाँ चलिए, एक व्यक्ति का नाम सुना है, बाल गंगाधर तिलक। आइए सुनवा देता हूं। सर ये कौन है दोस्तों, ये उग्रवादी व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है, उग्रवादी व्यक्ति। सर ये उग्रवादी क्या होता है, उग्रवादी तात्पर्य मतलब आप लोगों जैसे है, उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति है। जैसे आप लोगों से बोले कोई कि भैया आपको कोई गाली दे रहा था, है तो आप क्या बोलोगे, अच्छा कौन दे रहा था। उसके पास जाकर उसको 4 गाली और सुना दोगे कि तुम मुझे गाली दे रहे थे, 4 संस्कृत के 4 शब्द और सुना दोगे उसको। लो भाई बराबर हो गया ना, तुमने मुझे दी, मैंने तुमको दे दी, बराबर, हिसाब बराबर कर दिया आप लोगों ने। ऐसे ही हो ना। और उदारवादी कैसे टाइप के होते हैं, महात्मा गांधी जैसे, भैया आपको कोई गाली दे रहा था, हो गया कोई बात नहीं, गाली दे दिया ना, हमको थोड़ा छप गई। पिताजी को देखो, पिताजी उदारवादी होते हैं। माताजी तो और ही उदारवादी होती हैं। मम्मी से जाके बोलो कि मम्मी कोई मार दिया है, कोई बात नहीं भैया, मारी नदी है कि झापड़े ना मारा है, कोई बात नहीं, तुमको लग थोड़ा गया है। ऐसे होता है ना। अपने बड़े वाले भाई से बता दो कि भैया कोई मार दिया, भैया बोलेगा रुक जा, निकाल बुलेट, लठ निकाल, दोनों मारेंगे चलेंगे। ऐसा होता ना। तो जो ऐसी विचारधारा के लोग होते हैं उनको बोलते हैं उग्रवादी विचारधारा।
तो हमारे दोस्तों जब हमारी आजादी की मांग चल रही थी तो आजादी की मांग में दो तरीके के लोग थे। एक थे उग्रवादी जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जो बम हथियार से आजादी की बात करते हैं, और दूसरे उदारवादी लोग जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। ये लोग हाथ जोड़ने से बात करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपन बात करेंगे। अभी आप जिस उम्र में हैं वो उम्र है उग्रवादी, इसी को बोलते हैं गरम दल के नेता। इतिहास में आप इनको पढ़ोगे तो एक नाम जानते हैं गरम दल के नेता। किसके नाम से? गरम दल, जिनका खून बड़ा गर्म होता है उनको बोलते हैं गरम दल। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार दोस्तों क्या किया? सर्वप्रथम संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? संविधान सभा की बात की, है ना? क्या की? सबसे पहले दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। क्यों चाहिए? हमें संविधान सभा इसलिए चाहिए कि हमारे देश का संविधान बन सके, है ना? आपसे आपके दादाजी कहें कि ना नातिया ते हमका कब पोता दिखाई है। पोता जानते हो मतलब आप नाती हो गए, आपके लड़का होगा, तब दादाजी से क्या बोलोगे? दादाजी पहले शादी तो हो जाए, ओके बाद ना पोता होई है। अब बिटिया है नहीं है, लड़का तुम सोच रहे हैं कि हो जाए, तो पहले क्या होगा? रेलवे के अधिकारी बनोगे, फिर शादी करोगे, है कि अधिकारी बनने के बाद डायरेक्ट पोता, विवाह वाली प्रक्रिया ही नहीं होगी। ऐसा हो सकता है? क्या नहीं होगा? तो पहले क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। यही ना संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो पहली बार बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि भैया भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बात आपने की है। किसने की है भैया? आपने की थी। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम किसकी मांग की है? संविधान सभा की मांग। ठीक है। और दोस्तों कब की? तो 1895 में आपने की है। कब की है? 1895 में आपने की। अच्छा कहीं ना कहीं तो आपने की होगी, कहीं ना कहीं तो की होगी। तो आपने स्वराज विधेयक में की है। किसमें की है? स्वराज विधेयक। सर स्वराज विधेयक क्या था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समय समय पर बहुत सारे विधेयक पारित किए जाते थे देश की आजादी के लिए। उसमें एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। तो सबसे पहली बात आपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की। ठीक है। पर दोस्तों आपकी जो मांग थी वो स्वराज विधेयक में देखने को हमें सबसे पहली बार मिली। ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस मांग के बारे में, तो 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा, क्या कहा महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने कहा कि भाई भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, यह संविधान सभा होनी चाहिए। परंतु महात्मा गांधी एक बात और कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, अच्छा महात्मा गांधी क्या कहा रहे हैं? तो महात्मा गांधी की पत्रिका है, नाम सुना होगा हरिजन, हरिजन पत्रिका में। तो हरिजन पत्रिका में इसका उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? हरिजन पत्रिका में इसका उल्लेख मिलता है। एक बात और भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें ऐसी संविधान सभा चाहिए जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी आ चुका है। भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान सभा की बात की गई। संविधान सभा की बात की गई। किसकी बात की गई? संविधान सभा की बात की गई। मतलब ऐसी संविधान सभा चाहिए थी जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। सर भारतीय की इच्छा के अनुसार क्यों? क्योंकि भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजों वाली संविधान सभा नहीं चाहिए, हमें भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान सभा चाहिए। कब? 1922 में। ध्यान रखिएगा। तो 1922 में आपने सबसे बड़ी यहां पर बात की। फिर आते हैं दोस्तों मोतीलाल नेहरू। सर ये मोतीलाल नेहरू कौन है? ये मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? संविधान सभा की बात की। अच्छा मोतीलाल नेहरू ने कब संविधान सभा की बात की? तो मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों संविधान सभा की जो बात की थी वो किसमें की थी? नेहरू रिपोर्ट में की थी। सर ये नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट दोस्तों आई थी भारत में आजादी की मांग के लिए। किसमें? आजादी की मांग के लिए। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, जिसको बनाया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को बनाया था। तो इस रिपोर्ट में भी आपने संविधान सभा की मांग की थी। किसकी मांग की थी? संविधान सभा की मांग की थी। तो नोट कर लीजिए इसको, सभी लोग नोट कर लें।
और नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग। लिख लिया। तो नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों इसकी मांग की गई, किसकी मांग की गई? हाँ, स्क्रीन पीडीएफ दे देंगे बबुआ, नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्क्रीन पीडीएफ दे देंगे। उन्नीस सौ अट्ठाईस। लिख लिया, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, मैं इतना ही लिखता हूं, है ना, ऐसे ही लिखता हूं। ज्यादा दिक्कत हो रही तो बोल दो, पीडीएफ रगड़ दूंगा अभी, है ना। हाँ, कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। ज्ञान नहीं पूछा हूं आपसे, ज्ञान नहीं मांग रहा हूं, फोकट का ज्ञान मत दिया करिए। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर रहे हैं तो। कर लिया इसको नोट? चलो ये कर लीजिए, वो कर दीजिए, है ना। 1934, 1934 में किसने बात की? एम एन राय ने बात की। किसकी बात की ने? एम एन राय ने। तो एम एन राय ने क्या कहा? एम एन राय ने पहली बार औपचारिक रूप से, ध्यान रखिएगा, पहली बार किसमें? औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। औपचारिक रूप से किसकी बात की? औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। किसने? 1934 में एम एन राय ने। ध्यान रखिएगा, एम एन राय जी जो थे, एम एन राय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के नेता थे? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात किसने की? एम एन राय ने की। अच्छा, औपचारिक मतलब क्या होता है? औपचारिक का तात्पर्य होता है पहली बार लिखित रूप में। अभी लोग सब कोई क्या कर रहे हैं? बोल ही रहे हैं, इतना कोई ऑफिशियली लेटर नहीं लिखा। तो लिखित रूप में। और कैसा लिखित है? ये लिखित रूप में। ध्यान रखिएगा, तो औपचारिक रूप की हम बात कर रहे हैं। तो एम एन राय ने दोस्तों औपचारिक रूप में संविधान सभा की बात की है 1934 में, ठीक है ना। और एम एन राय दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आ चुका है कि बताइए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे आपके एम एन राय थे। कम्युनिस्ट पार्टी को हिंदी में बोलते हैं मार्क्सवादी पार्टी। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, विचारधारा से प्रभावित है। अच्छा, मार्क्सवादी विचारधारा किसे कहते हैं? मार्क्सवादी विचारधारा उसे कहा जाता है जो मजदूर वर्गों की पार्टी है। किसकी पार्टी है? जो किसानों और मजदूरों की पार्टी है, जो किसानों और मजदूरों की पार्टी है। ऐसी पार्टी को, जो मजदूरों की बात करती है, किसानों और मजदूरों की बात करती है, ऐसी पार्टी को हम क्या कहते हैं? मार्क्सवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, मार्क्स विचारधारा के नाम से जानते हैं। मार्क्स सुना है? कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है, कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी है, दास कैपिटल। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लिख लो, यहां पर एक लाइन और बता देता हूं। कार्ल मार्क्स की किताब है, कार्ल मार्क्स। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। ये किताब है इनकी, क्या है? बुक है। बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल। ठीक है, ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। एम एन राय, ध्यान रखिएगा, 1934 में एम एन राय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, तो 1934 में एम एन राय की यहां पे बात कर रहे हैं। दोस्तों ये सब बात कौन कर रहा है? ये सब भारतीय बात कर रहे हैं, अंग्रेजी बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज कहीं नहीं कह रहे कि तुम्हें संविधान सभा देंगे, संविधान सभा देंगे, ना ना, अंग्रेज नहीं कह रहे हैं। जैसे तुम पिताजी के पास जाओ, पिताजी से बोलो पिताजी गाड़ी दिलवा दीजिए, पिताजी गाड़ी दिलवा दीजिए, पिताजी गाड़ी दिलवा दीजिए। पिताजी थोड़ा बोल रहे हैं कि हाँ हम एक दिलवा देंगे, पिताजी कुछ ना बोल रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं।
क्लियर? तो ना ये बोल रहे हैं और ना कुछ कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, एम एन राय की बात हो गई। अब एम एन राय के बारे में बात करते हैं। तो एम एन राय के बाद सबसे पहली बार कौन बात कर रहे हैं? 1940 में आता है भारत में अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या आता है भारत में? अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है। दोस्तों, पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम संविधान सभा की बात संविधान सभा की बात 1940 के अगस्त प्रस्ताव में की है। किसमें की है? अगस्त प्रस्ताव में की है। अच्छा, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्यों की है? क्योंकि दोस्तों इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। अच्छा, कारण क्या रहता है मांगने का? कारण इसलिए रहता है क्योंकि 1939 से लेकर के 1945 तक पूरे विश्व युद्ध में चालू हो जाता है, पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध क्या चालू हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है 1939 से लेकर 1945। और इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1939 से लेकर 1945 तक संपूर्ण विश्व में एक युद्ध चलता है जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान के चलिए आप पिताजी के पास रोज जा रहे थे, पिताजी ये आप हैं, और आप पिताजी के पास रोज जाके बोल रहे हो कि पिताजी गाड़ी दिलवा दीजिए, गाड़ी दिलवा दीजिए। पिताजी ने कुछ बोल नहीं रहे, ना देख रहे हैं, बस मुस्कुरा देते हैं आपको देख करके। वैसे ही दोस्तों भारतीय हमेशा इतने लंबे समय से बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के पास कह रहे हैं एम एन राय कि हमें संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए। अंग्रेज इस बात को तजुर्बे ही नहीं दे रहे। पर 1939 में दोस्तों ऐसी घटना हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो रहा है, और द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हो रहा है तो अब अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता पड़ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी को आपकी आवश्यकता पड़ गई, पिताजी बाहर जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि बेटा घर को थोड़ा सा देखे रहना। और आप पिताजी से कहो पिताजी घर को तभी देखेंगे जब हमको क्या मिलेगी? बुलेट मिलेगी। अब पिताजी की मजबूरी हो गई है कि यार बुलेट नहीं देंगे पर चले टूर में निकल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक, एक काम करते हैं, जब हम आ जाएंगे तब तुमको बुलेट दिलवा देंगे। सेम अंग्रेज भी कह रहे हैं। अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि देखो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। हमने कहा ठीक है। बोले देखो हम तुम्हारी संविधान सभा बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी एक काम करो तुम हमारा साथ दो। किसमें? युद्ध में। हमने कहा हमारे कुछ लिखा हुआ है क्या? हम भारतीय क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? अंग्रेज बोल रहे हैं क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले बताओ द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे हम दिलवाएंगे ही नहीं। पिताजी आ गए मान लो टूर से, है, फिर पिताजी बोले कि हो गया आप अगली बार दिलवा देंगे, ऐसा ही ना होगा। तो सेम भारतीय भी अंग्रेजों से क्या कह रहे हैं कि ना 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 भाई अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी बनाओ संविधान सभा। अंग्रेज कह ना ना अभी तो नहीं करेंगे। तो 1940 में पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है भाई हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं पर अभी नहीं बनाएंगे। तो हमने पूछा कब बनाओगे? बोले जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। हमने कहा ना ना हम तुम्हारा साथ देंगे ही नहीं। अब अंग्रेजों को हमारी जरूरत है, और जब अंग्रेजों को हमारी जरूरत है तो वो हमारी हर बात को मानने के लिए स्वीकार करेंगे। हम उनको प्रेशर बनाएंगे कि हमको चाहिए संविधान सभा, चाहिए चाहिए, रोज मांगेंगे उनसे, है ना। अंग्रेज क्या बोलेंगे? तुम्हारे से एक काम करो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दो। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से लेकर 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। और अब द्वितीय विश्व युद्ध में हम इसलिए हम इनका साथ नहीं दे रहे क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो जब तक अंग्रेज हमारी बात नहीं मान जाएंगे तब तक हम इनका साथ नहीं देंगे। तो अंग्रेज अपनी बात मनाने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भेजेंगे। तो पहला प्रस्ताव आया 1940 में जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। पढ़ा होगा आपने। इस समय भारत का वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन रहता है? लॉर्ड लिनलिथगो रहता है। कौन रहता है बबुआ? लॉर्ड लिनलिथगो रहता है। कौन रहता है? लॉर्ड लिनलिथगो रहता है। तो क्या अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों ने स्वीकार कर लिया? भारतीयों ने कहा कि नहीं अभी संविधान सभा चाहिए। क्यों? अगस्त प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें युद्ध के बाद की बात की गई थी कि युद्ध के बाद देंगे। हमने करना। अब दोस्तों अंग्रेजों के लिए क्या है? अब हमारे दोस्तों देश में अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी समस्या ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें भारतीयों का साथ चाहिए।
किसका साथ चाहिए? भारतीयों का साथ चाहिए। और अगर भारतीयों का साथ चाहिए तो उन्हें हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, और अगर उन्हें हमारी मांगों को मानना है तो समय पर हमारी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब हम अंग्रेज लेकर आते हैं दोस्तों एक प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं 1942 का कृष्ण प्रस्ताव। सुना होगा, कौन सा प्रस्ताव? कृष्ण प्रस्ताव लेकर आते हैं। अब ये 1942 में कृष्ण प्रस्ताव भारत में आता है, बहुत बड़ा प्रस्ताव रहता है। अब ये कृष्ण प्रस्ताव क्या कहता है? कृष्ण प्रस्ताव कहता है कि हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। ठीक है। अब जब ये भारत पहुंचा, कौन, जिसका नाम है कृष्ण प्रस्ताव, कब पहुंचा? 1942 में भारत में पहुंचा। तो ये कहा कि ठीक है, आपको संविधान सभा चाहिए ना? हमने कहा हाँ चाहिए। हम कब से मांग रहे हैं? 1895 से मांग रहे हैं तुमसे। बोला ठीक है, हम आपको संविधान सभा देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पटाखा फोड़ो, रस्सी बम। बोले एक काम है पर। हमने कहा बताओ। बोले युद्ध के बाद देंगे। हमने कहा ये बताओ, ये जो प्रस्ताव आया था ये भी तो ही बात कह रहा था, तो तुम काहे को आए हो? बोले वो क्या है कि मैं बहुत खास इंसान हूं अंग्रेजों का, इसलिए मुझे भेजा गया है कि एक काम करो, भारतीयों से जाकर बात करो। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा दोस्तों ये तो मांग नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें संविधान सभा चाहिए अभी। क्या चाहिए? अभी चाहिए। तो क्या बताओ, क्या कृष्ण प्रस्ताव को भारतीय स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध के बाद की बात की गई है। तो भारतीयों ने इसको क्या कर दिया दोस्तों? भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तो क्या कृष्ण प्रस्ताव सही रहा? अस्वीकार कर दिया। तो क्या बताइए, क्या कृष्ण प्रस्ताव संविधान सभा के लिए सफल रहा? नहीं रहा सर। क्यों? क्योंकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात की गई थी। क्योंकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात की गई थी कि जैसे द्वितीय विश्व समाप्त होगा हम उसके बाद देंगे। तो भारतीयों ने कह दिया ठीक है, एक काम करना, तभी तुम्हारा साथ देंगे जैसे द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा। 1942 तक दोस्तों भारतीय और अंग्रेज के मध्य हमेशा द्वंद्व छिड़ा रहा कि हमारा साथ दो। भारतीय कह रहे ना देंगे, अंग्रेज कह रहे दे दो यार। हमने कहा ना देंगे, पहले संविधान सभा बनाओ, अभी बनाओ, तभी तुम्हारी बात को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ? अब यहां पर दोस्तों समस्या ये आ गई कि अब ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही, क्या हो रही हैं? ऐसी स्थितियां भारत में निर्मित हो रही हैं जो कहीं ना कहीं एक समस्या भरी घड़ी के रूप में है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। हमने कहा सर बिल्कुल सर चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब जैसे ही दोस्तों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अब अंग्रेजों के ऊपर एक दबाव आने लग गया। क्या दबाव आने लग गया? यह दबाव आने लग गया कि एक काम करो यार, भारतीयों को आजाद करो। क्यों भारत में शासन, इतने लंबे समय तक शासन करके बैठे हो? ये भारतीय सब जगह जाके बता रहे हैं कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हम सोने की चिड़िया थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाके क्या कहते हैं अंग्रेजों से? देखो हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इतना लूट लिया साले तुम लोगों ने। रैमजे मैकडोनाल्ड महात्मा गांधी को ऐसे देख रहा है। महात्मा गांधी वहां के प्रिंस से जाके क्या कह रहे हैं कि भारत को इतना लूट लिया है कि भारत सोने की चिड़िया से फकीर की चिड़िया बन गया है। और नो डाउट भारत में दोस्तों इतना ज्यादा अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, आप सोच भी नहीं सकते। हर तरीके से शोषण किया, किसानों का शोषण किया, मजदूरों का शोषण किया, राजा महाराजाओं का शोषण किया, सबका शोषण किया। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या स्थितियां निर्मित हो रही हैं? क्योंकि दोस्तों 1945 आते आते तक भारतीय जो राजनेता है, भारतीय किसान है, जो मजदूर वर्ग है, वो धीरे धीरे क्या है, जागरूक हो रहा है। वो नहीं चाह रहा कि उनका कोई शोषण अब करे। और अब अंग्रेजों को भी समझ में आ गया है कि अब भारत में लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल है। तो अब इसलिए दोस्तों आ रहा है कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है। यहां से सीधा आपके क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। अगर आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे तो यहां से आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है? कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब एक कैबिनेट मिशन आता है तो इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? कुल 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं दोस्तों? जो ये प्रस्ताव जो लेकर आता है ना, इसका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये भी रहता है इसमें। इसको वापस भेजा जाता है
इसकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है भारत में। किसकी? क्रिप्स की। क्योंकि ये महात्मा गांधी के पास जाता तो महात्मा गांधी इसको भगा देते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसको भगा देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना इसको भगा देते हैं, बेचारे की इज्जत नहीं रहती। तो वापस इज्जत प्राप्त करने आता है 1946 में। उसका नाम रहता है आपके कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग रहेंगे, आपको याद कर लेना अगर एग्जाम निकालना है। तीनों के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया दोस्तों स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कितने लोग आते हैं? 3 लोग भारत में आते हैं। किस मिशन के नाम तहत ये आते हैं? कैबिनेट मिशन के तहत आते हैं। किस मिशन के तहत आते हैं? कैबिनेट मिशन के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? कैबिनेट मिशन के तहत भारत में 3 लोग आते हैं, जिनका नाम है स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और आपके पैथिक लॉरेंस। 3 लोगों को भारत में भेजा जाता है। और पहली बार दोस्तों कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया कि हम भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कह दी कि संविधान सभा में दोस्तों क्या होगा? संविधान सभा का तो गठन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ 10 लाख की आबादी में, 10 लाख की जनसंख्या में, 10 लाख की जनसंख्या में एक व्यक्ति को संविधान सभा भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? संविधान सभा भेजा जाएगा। आपके क्षेत्र में सांसद होगा, विधायक होगा, सांसद तो होगा। ये बताइए, जो सांसद है वो आप सभी लोगों की बात को लेकर जाता है ना, विधानसभा में उठाता होगा। आप एमपी के होंगे, यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, जहां के भी होंगे, आपकी बात को, आपके क्षेत्र की बात को कौन लेके जाता है? विधायक लेके जाता है। कि आप खुद पहुंच जाते हो कागज वागज लेके विधानसभा कि आज अपन ही कार्यवाही करेगा? ऐसा तो नहीं होता। आपके क्षेत्र का विधायक सांसद लेके जाते होंगे, क्योंकि आपने अपने प्रतिनिधि चुना है। किसको? सांसद और विधायकों को। और आपके सांसद विधायक, विधायक बैठता है विधानसभा में और सांसद बैठता है लोकसभा में, और वो आपकी बातों को वहां उठाता है ना। आप मंत्री जी के पास जाते हैं ना ज्ञापन सौंपने की, मंत्री जी हमारा शोषण हो रहा है, देखिए ज्ञापन सौंपते हो, वही होता है ना। तो अंग्रेज भी कह रहे हैं कि पूरे भारत के लोग संविधान सभा नहीं पहुंच जाएंगे, 10 लाख की आबादी से कोई एक व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा जो 10 लाख के लोगों के लिए संविधान बनाएगा। तो 10 लाख में से एक व्यक्ति, तो उस तरीके से भारत की जो जनसंख्या होगी, तो प्रत्येक जनसंख्या का आंकड़ा निकालते हुए उसमें से 10 लाख की आबादी से एक एक व्यक्ति को यहां पे भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतना एक एक व्यक्ति को यहां पे भेजा जाएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या में एक व्यक्ति को हम यहां पे भेजने की बात करेंगे। क्लियर ना? हम भारत में संविधान सभा की बात करेंगे। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या आपको? कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी अंग्रेजों ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया ही नहीं। तो कभी आपसे प्रश्न पूछे कि क्या कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया है? संविधान सभा की मांग को, क्या कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया है? बताओ, आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया है? मैं आपसे एक लाइन पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर दीजिए। क्या कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया है? यस एंड नो। क्या कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया है? नहीं किया गया। ये क्या लिखा है भाई? हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी लिखा है कि हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ऑलरेडी तो लिखा हुआ है, किया गया है ना। हाँ, तो बोलिए ना कि सर संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया है कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया है कि भैया भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? दिमाग कहीं और ही चल रहा है ना। पहली क्लास में ये हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा। आधी क्लास कह रही नहीं किया गया है, बस 1 नंबर से गया। यही एक नंबर आपको रेलवे से बाहर करेंगे।
ज्यादा आपको कहीं नहीं जाना है, बस यही एक एक नंबर आपको एग्जाम से धीरे धीरे बाहर करेंगे, एक एक नंबर सीधे सीधे। जैसे आपने बोला नहीं, बस टाटा बाय बाय, एक नंबर क्रॉस, सीधा लिखा हुआ है हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। आप लोग का मैं दिमाग देख रहा था, कितना शानदार दिमाग आप लोगों का चल रहा है, कितना शानदार दिमाग चल रहा है। कह रहे हो नहीं, ऊपर लिखा है हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। तो क्या कभी कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया? कभी भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में कुल कितनी संविधान सभा की सीटें होंगी? तो यहां पर संविधान सभा की जो सीटें डिसाइड की गई थी, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो कुल सीटें थी, संविधान सभा की कुल सीटें वो कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? 389 सीटें बनाई गई थी। क्यों सर? उस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। तो 10 लाख में एक चाहिए था, तो 40 करोड़ में कितनी हो जाएंगी? 389 सीटें हो जाएंगी। कितनी? 389 सीटें। नोट कर लीजिए, इसमें नोट कर लीजिए। कैबिनेट मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष है, बाकी 2 सदस्य हैं। ये 1946 तक की घटना हो गई। एक बार हम पीपीटी में देखेंगे इसको। समझ में आ गया? देखो, थोड़ा सा मैं एक बार रिवीजन करा दूं। रिवीजन करना चाहोगे मेरे साथ 2 मिनट के अंदर? देखो, जो पढ़ा उसके ऊपर वापस से रिवीजन, क्या क्या हमें समझना है, इतने सारी चीजों में हमें क्या याद रखना है अपने इसको पढ़िया में, क्या इसको पढ़िया में याद रखना। रिवीजन करो मेरे साथ एक बार जल्दी से। क्लियर? रेडी रहना है ना कमेंट सेक्शन में। अब देखो, पहली बार 1895 में किस व्यक्ति ने स्वराज विधेयक में कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए? नाम है बाल गंगाधर तिलक, पहली बार। दूसरी बार 1922 में महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ऐसी संविधान सभा चाहिए जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं। कब? 1922 में। तीसरा कौन कह रहा है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि संविधान सभा चाहिए। क्लियर ना? 3 हो गई बातें। चौथा एम.एन. राय, कब? 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से, लिखित रूप से कह रहे हैं कि संविधान सभा चाहिए। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियली है दोस्तों। औपचारिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफिशियली। अगर मैं बोलूं तो यहां पे लिख सकता हूं ऑफिशियली, है ना इसको, ऑफिशियली। क्लियर? फिर 1940 में पहली बार अंग्रेज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कब? 1940 में, कि चलो ठीक है, आपको संविधान सभा चाहिए, हम संविधान सभा मांग करते हैं। तो अगर मान लो रेलवे में क्वेश्चन आ गया कि बताओ अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? एक लाइन में आंसर दो मुझे जल्दी से। अगर ये लाइन का आंसर दे दिया मतलब खोपड़ी में कुछ जा रहा है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में यहां पे बात की गई है। क्लियर ना? पहली बार भारतीयों में औपचारिक रूप से कब बात की गई? औपचारिक रूप से कब बात की गई? आंसर दीजिए। औपचारिक रूप से कब बात की गई? 1934 में। 1934 में भारतीयों ने बात की औपचारिक रूप से, और 1940 में अंग्रेजों ने बात की। किसने बात की? अंग्रेजों ने बात की। यह बताइए दोस्तों, क्या क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? क्या क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? क्या भारतीयों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? सर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध के बाद हम संविधान सभा की बात करेंगे, कहा गया था ना। तो मेरा प्रश्न यह है कि कब अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम अब तुम्हारे लिए संविधान बना रहे हैं, संविधान सभा बना रहे हैं, और किसके आधार पर हमारी संविधान सभा बनी है? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ है बबुआ, संविधान सभा का गठन वह कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। क्लियर? तुम्हारी शादी के लिए बेटा इतनी सारी फोटो आई, पर तुमने सेलेक्ट कब की? कैबिनेट मिशन वाली फोटो 1946 में। बताओ, समझ में आ गया ना? बस ऐसे ही तो समझना है, ज्यादा बड़ी बातें थोड़ा है संविधान में, बस छोटी छोटी सी बातें हैं, एकदम बच्चों जैसी। ये बताओ, कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे? कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? बोलो, अरे बोलोगे तभी ना बनेगा। कौन? ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कितने लोग थे? 3 लोग थे। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें बनाई गई? जल्दी बताओ।
संविधान सभा में कुल कितनी सीटें बनाई गई? कमेंट सेक्शन बार बार हैंग हो रहा है यार, है ना। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें बनाई गई, जल्दी बताइए। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें बनाई गई? 389 सीटें बनाई गई। कितनी? 389। बोलो, अरे बोलो बबुआ, आप ही बोलोगे ना, पड़ोसी थोड़ा बोलेगा। हाँ जल्दी बोलो जल्दी। 389 सीटें बनाई गई। कितनी? 389 सीटें बनाई गई हैं। कितनी? 389 सीटें बनाई गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हो। देखो क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ गया, याद हो गया। बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया पहली क्लास में कि कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ चलो, समझ में आ गया? कुछ आ रहा है ना समझ में? ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे बीच बीच में एक आध दो लड़के हैं, है ना, जो उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने, आपने वैसे कपड़े पहने। भैया तेरे को मेरी इतनी चिंता हो रही तो भेज दे, मैं एड्रेस भेज दे रहा हूँ, कपड़े भेज दे मेरे को, है? पहले बोलना सीख ले, है ना। उल्टा सीधा बोल दूंगा, गुरु की वाणी ब्रह्म वाणी होती है। उल्टा सीधा बोल दूंगा, जीवन भर पछताओगे बैठ के कि यार एक टीचर बोल गया था मुझे कुछ ऐसा, है? समझ रहे हो ना। तो मेरे कपड़े, मेरे लुक पे ज्यादा मत जा, उससे तेरा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कि मेरे लुक और मेरे कपड़े में कुछ होगा। मैं लुक कपड़ा कितना भी अच्छा कर लूं, ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, मैं बहुत खतरनाक छिपता हूँ। ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा, शांति से इसलिए बैठे रहे क्लास में, है ना। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तोड़ू तुम्हें। कह रहा कपड़े कैसे पहने हो, रेड कलर की शर्ट क्यों पहने हो? अरे भाई ज्यादा टेंशन होती भेज दे मेरे को। हाँ, अब देखो, अब थोड़ा पीडीएफ देख लेते हैं। इनको जानते हो कि नहीं जानते हो? ये भारतीय संविधान के जनक है, जननी इनको कहा जाता है। अंबेडकर साहब पढ़ाएंगे आगे चलकर, है ना। देखो, ये प्राचीन समय की दोस्तों कुछ फोटो हैं, आप देखिए तस्वीर को देखते हुए चलिए, अपना अपना सा कुछ फील होगा। ये संविधान सभा है, ऐसी संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन में, ऐसी सभी, ध्यान रखिए। इतने लोग देख रहे हैं, ये अंबेडकर जी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, ये संविधान सभा आपको दिख रही है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि 10 लाख में से एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। कितना? 10 लाख में से एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा, एक व्यक्ति भेजा जाएगा। उस समय की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। अब तुम रेलवे के विद्यार्थी हो बेटा, मैथ्स तो तुमको आनी चाहिए। 40 करोड़ का आंकड़ा निकाल लो, लगभग 40 करोड़ सीटें थी, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या वहां पे निर्धारित की गई थी। तो 40 करोड़ में निकालोगे तो 389 सीटें हैं। कितनी? 389 सीटें आएंगी। रेलवे मैथ्स वैस आती है ना? आती है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर 40 सीटें होंगी। 40 सीटें कैसे होंगी? 10 लाख में एक व्यक्ति भेजा जा रहा है, तो लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या में कितना भेजा जाएगा? 389 सीटें बनेंगी यहाँ पे। वैसे तो बननी चाहिए थी 400 सीटें, पर पूरी जनसंख्या 40 करोड़ नहीं थी, कम थी उससे, तो यहाँ पे 389 सीटें। मैंने बोला 40 करोड़ लगभग में आ रहा है। जैसे आप मैथ्स लगाते हैं ना तो लगभग बनाते हो आंसर को, तो लगभग का आंकड़ा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंकड़ा है लगभग का। आओ भैया, तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार, संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना विशेष रूप से संविधान के निर्माण या संशोधन के लिए की जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों संविधान सभा बनाया गया। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना, मतलब संविधान सभा क्यों बनाई गई थी? संविधान सभा इसलिए बनाई गई थी कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएंगे, किसको छोड़कर जाएंगे? भारत को छोड़कर जाएंगे, तो हमारा खुद का संविधान होगा, स्वयं का संविधान होगा, स्वयं का संविधान होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे संविधान सभा की बात की गई। तो देखो, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? संविधान सभा की बात की। बाल गंगाधर तिलक कैसे नेता है? एक गरम दल के नेता है। कैसे नेता है? गरम दल के दोस्तों नेता है। 1922 में दोस्तों महात्मा गांधी अपनी हरिजन पत्रिका में संविधान सभा की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 1924 में संविधान सभा की बात स्वराज पार्टी, जिसे आप क्या कहते हैं? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो आई 1928 में
इसमें भी संविधान सभा की मांग की गई। अच्छा, ये स्वराज पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? इतिहास में आप स्वराज पार्टी पढ़ेंगे तो स्वराज पार्टी बनाते हैं दोस्तों सी आर दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्वराज पार्टी बनाने की बात करते हैं 1924 में। तो इनके द्वारा भी दोस्तों संविधान सभा की बात की गई। तो हालांकि जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आ गई 1928 में, इसलिए मैंने आपको 1928 डायरेक्ट बता दिया है, तो इतना आपको जानने की आवश्यकता यहां पर नहीं है, इसलिए आप चाहो तो इसको हटा दो। देखिए, अब बात कर लेते हैं 1934 में। तो 1934 में दोस्तों एम एन राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। औपचारिक मतलब होता है ऑफिशियल लेटर लिखा। तो सरकार को दोस्तों इन्होंने 1934 में एम एन राय ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसके नेता कौन है, आपके कार्ल मार्क्स है। कम्युनिस्ट दल को बनाने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स है, जिन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है दास कैपिटल। इकोनॉमिक्स वाले आपको सर पढ़ाएंगे। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान की बात की थी। कब की थी? 1935 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया हमें संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों। फिर 1940 दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने, देखिए ध्यान समझिएगा, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की। तो क्या 1940 के अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार कर दिया? नहीं किया। तो लिखा है भारतीयों ने नहीं स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि ये युद्ध के बाद कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको संविधान सभा बनाकर देंगे। क्लियर? फिर 1942 की हम बात करते हैं। 1942 में कृषि मिशन आया, निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव, परंतु मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके दोस्तों क्या थे? अध्यक्ष थे। कुल इसमें एक ही सदस्य थे। फिर 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई। तो उस समय यूके मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब एडवांस लेवल के आने लग गए हैं कि बताओ जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली साहब थे। कितने लोगों को भारत भेजा गया? 3 लोगों को भेजा गया, जिसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। देखो ये वही स्टेफोर्ड क्रिप्स है जिसको 1942 में भेजा गया है और इसको 1946 में वापस से भेजा जाता है कि काम करो, जाओ भारत में आप कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में। क्लियर? तो दोस्तों ये 3 लोगों को भारत में भेजा जाता है और ये 3 लोग देखिए दोस्तों इस तरीके से भारत में आते हैं। क्या करते हैं? भारत में आते हैं और 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर दोस्तों भारत में संविधान सभा की मांग की बात की गई। तो ये पूरी एक घटनाक्रम है। तो इस घटनाक्रम को दोस्तों आपको यहां से याद करना है। 1895, 1922, 1928, 1934, 1940, 1942 और 1946। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट लिख दी है मैंने, लगे तो याद कर लेना, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, अब बताइए यहां तक की बात कितने लोगों को क्लियर हो चुकी है? इसका ये पूरी चीजें क्लियर हैं। फिर हम बात करते हैं सीटों के आधार पर। पीडीएफ बाद में लेंगे, पर ये पहले हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं ना दोस्तों तो समझ में नहीं आएगा, है ना। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। पूरी पीडीएफ आपको देंगे, चिंता मत करिए। मैंने कल वाली भी पीडीएफ को अपलोड करा दिया है, टीम को भेज दिया है। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है? मेरी क्लास चलेगी 1 घंटे 15 मिनट, अपने दिमाग में ढा लेना। लाइव अगर लेने में बड़ा कष्ट हो रहा तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आप लोगों के पेपर की डेट आ जाएगी ना, तो फिर आप कहोगे सर सिलेबस ही नहीं हुआ था। क्या हुआ था? सिलेबस ही नहीं हुआ था। तो 1 घंटे 15 मतलब 12:45 से लेकर के 2 बजे तक क्लास चलने वाली है। कितने बजे तक चलने वाली है? 2 बजे तक। जब टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक की रेगुलर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी और पीपीटी, क्लास पीपीटी दोनों मिलेगी, ठीक है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं एमसीक्यूज पैटर्न भी दे दूंगा हर टॉपिक के। क्लियर ना? तो जिससे कि आप घर में बैठ के रिवीजन भी करते रहें, अभ्यास वगैरह भी करते रहें। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, अब बात करते हैं संविधान सभा। अब दोस्तों संविधान सभा का तो गठन हो रहा है। संविधान सभा का
गठन हो रहा है। तो अब प्रश्न ये पूछूंगा मैं आपसे कि बताओ संविधान सभा का गठन भारत में किसके आधार पर हुआ है? तो आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह सकते हो ना कि सर कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने कहा था कि सर भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है सर, जब कैबिनेट मिशन आया तो भारत में कितनी सीटें डिसाइड की गई? 389 सीटें निर्धारित की गई। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, पूरे पीछे चलते हैं थोड़ा सा। देखो ये बात कब की हो रही है? 1946 की बात हो रही है। बताओ 1946 में भारत में क्या क्या हो रहा है? इतिहास में थोड़ा बहुत जाना होगा, पढ़ा होगा। सर पहली बात तो सर 1946 की जो घटना देखने को मिल रही है सर, इस समय पहली घटना ये मिल रही है कि सर संविधान बन रहा है, संविधान सभा बन रही है। पहली घटना मिल रही है कि संविधान सभा बन रही है। ठीक है सर जी। दूसरी घटना क्या हो रही है कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत से बाहर जाने की बात हो रही है, मतलब भारत को आजादी भी मिल रही है, भारत की आजादी की मांग अब प्रबल हो रही है, भारत आजाद हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत आजाद हो रहा है, दूसरी घटना हो रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी घटना हो रही है कि मुस्लिम लीग भी क्या कह रहा है कि हमें भारत में नहीं रहना, हमें रहना ही नहीं भारत में, हम जा रहे हैं पाकिस्तान। अंग्रेज कह रहे हैं कि अच्छा जाओ जाओ जाओ, हमें तो बात ही नहीं सुननी। जैसे आप पिताजी से कह दो, पिताजी हम घर से छोड़ के जा रहे हैं, पिताजी हैं, पिताजी लट दो पीठ है मैं। मुस्लिम लीग क्या कह रही? मुस्लिम लीग कह रही है कि अगर हमारी बात ना स्वीकार करी गई तो हम उल्टा सीधा कर दें। तीन घटनाएं चल रही है एक साथ, तीन घटनाएं भारत में पैरेलल चल रही हैं। तुम तैयारी कर रहे हो, मेरी क्लास देख रहे हो, तुमको कॉल कोई कर रहा है, बाबू फोन उठा लो मेरा, है तुम फोन नहीं उठा रहे, बाबू मेरा मैसेज उठा लो, है ऐसे हो रहा है ना। हो सकता है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हो, तुमको लग रहा है सर क्लास कब छोड़े हैं। ऐसे ही हो रहा हुआ 1940 में भारत में ऐसी घटनाएं चल रही हैं, संविधान सभा की बात हो रही है, भारत आजाद होने की भी बात हो रही है, आए और यहां मुस्लिम लीग कह रही कि हमें पाकिस्तान दो, नहीं तो हम भारत में नहीं रहेंगे। क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। अब यहां पर आपस में हिंदू और मुस्लिम लड़ जाएंगे कि ना ना हम भारत को तोड़ने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग कहेंगे ना ना हमको पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेज कह रहे हैं हम कुछ ना देंगे। अंग्रेज अगर देते तो बताओ कैबिनेट मिशन में ना देते। देखो पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जब एक कैबिनेट मिशन 1946 में आया था ना, तो इसमें मांग ही नहीं स्वीकार किया गया कि हम पाकिस्तान देवे ना करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। पर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सही मायने में अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने ही वाले नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारतीय कभी संविधान सभा बना नहीं पाएंगे, ये उनका भ्रम था और हमने बना लिया। जैसे तुम्हारा कोई पड़ोसी तुमको कह दे तुम्हारा बेटा सिलेक्शन ना होगा, जो टोपीगिरी करते हो तुम सुबह शाम, तुम उसकी बात को दिल में ले लो कि हो गया कोई बात नहीं, सिलेक्शन भी लूंगा, तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी करूंगा, दिल में बात बैठा लिए आए और रेलवे का अधिकारी बनने का पहुंच गए कि लो मिठाई खाओ और ये इन्विटेशन कार्ड अपनी बिटिया का विवाह करो अब, ठीक है हाँ पकड़ा दिए। ऐसे क्या है, भारतीयों ने ले लिया कि एक अच्छा भारतीय संविधान सभा नहीं बना पाएंगे, भारतीय ने संविधान सभा तो बनाया, बोले रुक जाओ पहले तो बना तो लें दो, फिर तुमको भगाते हैं बाहर से भारत। तुम्हारे दिमाग में क्या था? पहले से प्लान था कि हम तुमको भारत से बाहर तो भगाएंगे, भारत को आजाद करेंगे, पहले संविधान सभा तो बन जाए, है ना, पहले एक बार सिलेक्शन तो ले लें, फिर हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, किसका पूरा हो गया? संविधान सभा का उद्देश्य पूरा हो गया, तो दूसरा उद्देश्य तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, आजाद तो हो ही जाएंगे तुमसे, क्योंकि हमारा जब संविधान बन जाएगा तो हम अपने संविधान के अनुसार अपना शासन चलाएंगे, तुमसे बोलेंगे गो एंड गॉन, भारत से बाहर निकलो। है? और मुस्लिम लीग क्या कह रही है? मुस्लिम लीग कह रही है कि पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। तो कभी भी अंग्रेजों ने 1946 तक की घटनाओं में कभी भी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। अभी बताइए, मुस्लिम लीग को पता था, मुस्लिम लीग को पता था कि अगर हम शांति से मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हम शांति से अंग्रेजों से बोलेंगे कि एक काम करो हमको पाकिस्तान दे दो, हमको एक अलग प्रांत बनाना है पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान एक नया प्रांत बनाना है, पा से पंजाब, का से कश्मीर और तान से बलूचिस्तान, इन तीन शब्दों से मिलकर पाकिस्तान बना था। इन तीन शब्दों से मिलकर क्या बना है? पाकिस्तान बना है। तो मुस्लिम लीग तो अब कुछ करेगी तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखो 1946 में संविधान सभा की यात्रा प्रारंभ हो गई है, भारत में संविधान बनने लग गया, संविधान की यात्रा चालू हो गई। और उसी बीच क्या होंगे? उसी बीच मुस्लिम लीग कहे कि नहीं नहीं हमें पाकिस्तान की मांग चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? हमें पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेज क्या कह रहे हैं? अंग्रेज कह रहे हैं तुमको जो करना है कर लो, चुनाव लड़ना है,
चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, अंग्रेज कह रहे हैं। अब मुस्लिम लीग चाह रही कि एक काम करते हैं, मुस्लिम लीग ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है तो अपन एक काम करते हैं, पहले चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं और चुनाव में जैसे हमारी सीटें ज्यादा आ जाएंगी हमारा वर्चस्व हो जाएगा, और जब हमारा वर्चस्व हो जाएगा तो हम अपने लिए अलग देश बना लेंगे। समझ में आ गया? आपने क्या सोचा, मुस्लिम लीग ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, कैबिनेट मिशन आया है, भारत में चुनाव होना है, हम भी चुनाव में भाग लेते हैं। पहले मुस्लिम लीग ने कहा कि हम चुनाव में खड़े ही ना होंगे। अंग्रेजों ने कहा देखो ऐसा है, तुमको खड़ा होना हो तो हो, नहीं होना हो तो मत हो, ठीक है, हम संविधान सभा बना रहे हैं, आना हो तो आ जाना। अंग्रेजों मुस्लिम लीग को लगा कि यार ये तो कोई इज्जत ही नहीं दे रहे यार कोई, तो मुस्लिम लीग ने कहा एक काम करते हैं, पहले चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव में हमारे लोग जीत जाएंगे, और जब हमारे लोग चुनाव में जीत जाएंगे तो हम अपने लिए अलग से पाकिस्तान बना लेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के आधार पर बनने वाले संविधान सभा के चुनाव में खड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? चुनाव में भाग लेगी मुस्लिम लीग? चुनाव में मुस्लिम लीग भाग लेगी? क्या 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में होने वाले चुनाव में मुस्लिम लीग भाग लेगी? लेगी ना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि चुनाव जीतने के बाद हम फिर पाकिस्तान बनाएंगे। पहले चुनाव तो जीत जाएं, फिर पाकिस्तान बनाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के लोग रहेंगे, हमारा बिल रहेगा, हमारे लोग रहेंगे, हम नया देश बना लेंगे। हैं? जैसे आज मोदी जी चाहें तो संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर दें, सरकार उनकी है, बहुमत है उनका, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। तो घटनाएं समझ में आ रही है, घटनाएं क्या चल रही हैं अब पढ़ेंगे कल दोस्तों। देखिए अपन को संविधान बहुत फैमिलियर पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा जीएस में ग्रंथ है, इतने सारे सेगमेंट है, इतना सारा सब्जेक्ट है, इसको लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे? तो इसीलिए हम लंबे समय तक याद रखेंगे तो कहानियों के रूप में पढ़ेंगे। कहानी, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया ना कि भाई चुनाव लड़ना था, तो दिमाग में जब 4 महीने बाद पेपर में बैठोगे ना तो याद आएगा कि सर ने कुछ बताया था कि कैसे याद करना है। क्लियर? घटनाएं चल रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, 3 घटनाएं हो रही हैं, संविधान की बात हो रही है, भारत में आजादी की भी मांग चल रही है, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को कह रहा है। और अंग्रेज क्या, एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ईमानदारी के साथ आंसर दे दिया बेटा आशीर्वाद ही सिलेक्शन होगा। एक आंसर क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दे देना। क्या कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया? क्या पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया? एक ही आंसर पूछूंगा। क्या पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया? नहीं किया गया। वेरी गुड। अब बताओ कौन कहते हैं कि रेलवे के बच्चे पढ़ते नहीं है? इतने होनहार विद्यार्थियों को पढ़ाने आए हूं, देखिए क्या बात है, ऐसा लग रहा है कमेंट के बाहर निकल आओगे तुम लोग। हैं बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे, कल इसकी यात्रा, कल हम चुनाव करवाएंगे, चुनाव होगा, फिर सीटें आएंगी, फिर अम्बेडकर जी का चुनाव होगा, फिर घटनाएं होंगी, फिर संविधान बनेगा, फिर सदस्य आएंगे, तो 1 या 2 दिन में संविधान सभा कंप्लीट होगी, है ना? चलो, आप लोग इतना कमेंट करते हो कि बार बार मुझे जाके कमेंट को रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद।